आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से 1947 में अंग्रेजों ने हमारे देश को दो अलग राष्ट्रों पाकिस्तान और भारत में विभाजित कर दिया। उसके बाद किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। जब देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो जाती हैं तो भारत के विभिन्न हिस्सों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगती है, जिसके लिए आपकी धर समिति और उसके बाद जेबीपी समिति का गठन किया जाता है। लेकिन दोनों ही समितियों ने राज्यों के गठन के आधार को भाषा न मानकर प्रशासनिक सुविधा को माना। उसके बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है, जिसके द्वारा राज्यों का 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन लाया जाता है, यानी राज्यों का 4 स्तरीय वर्गीकरण लाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से 1953 में आंध्र राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, जिसके बाद फिर से भारत के विभिन्न हिस्सों से राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगती है, जिसके लिए इस विषय पर विचार करने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और फजल अली आयोग अपनी सिफारिशें पेश करते हैं। फजल अली आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मान लिया जाता है और संविधान का 7वां संशोधन लाया जाता है, जिसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने 14 राज्यों से 29 राज्य और 29 से फिर 28 राज्यों तक का सफर कैसे तय किया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से हमने 9 केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद फिर से 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक का सफर कैसे किया। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज हम इसी के सफर को देखने वाले हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जिस वक्त अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे उस वक्त हमारा देश 2 भागों में बटा हुआ था। पहला ब्रिटिश इंडिया जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार रूल करती थी और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतें। देशी रियासतों में वहां के राजा रजवाड़े या नवाब शासन किया करते थे, लेकिन जो ओवरऑल सुप्रीमेसी थी वो ब्रिटिश सरकार के ही पास थी। अब होता क्या है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। इस अधिनियम से 3 मुख्य बातें निकल के आती हैं। पहला, भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में कर दिया गया। दूसरा, 15 अगस्त 1947 से भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त किया गया और तीसरा, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। यानी प्रिंसली स्टेट्स को ये छूट दी गई कि यदि वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो जाए, यदि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए और यदि वो किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहते तो उन्हें स्वतंत्र रहने की भी छूट दी गई। देखिए, जिस वक्त अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे उस वक्त टोटल 565 देशी रियासतें थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश का विभाजन किया तो 565 देशी रियासतों में से 13 देशी रियासतों ने पाकिस्तान के साथ विलय किया और जो शेष 552 देशी रियासतें बची हुई थी उनमें से 549 देशी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में विलय किया। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त हमारे देश के क्या थे, गृह मंत्री थे और साथ ही साथ इन्हें रियासत मंत्रालय का भी प्रमुख बनाया गया था। रियासत मंत्रालय के जो सचिव थे वो वीपी मेनन साहब थे। वीपी मेनन साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही जो देशी रियासतें थी उनका भारतीय संघ में विलय हो सका। अब 549 देशी रियासतों ने तो भारतीय संघ में खुशी खुशी शामिल हो गए, लेकिन 3 देशी रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में विलय से
मना कर दिया। बाद में इन्हें भी भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर को 27 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर के द्वारा शामिल किया जाता है। जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जाता है और हैदराबाद को बाई ऑपरेशन पोलो भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। होता क्या है, 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में प्रवेश करते हैं और 17 सितंबर 1949 को वहां के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, जिसके द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय किया गया। हालांकि भारतीय सैनिक थे जिन्होंने हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसे पुलिस कार्यवाही कहा गया था, जिसे बाद में ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ये है आपका आजादी के बाद का भारत, ये है आपका पश्चिमी पाकिस्तान, ये है आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये है हमारा प्यारा भारत। ये आपकी वो 3 देशी रियासतें हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जिन्हें बाद में जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखिए, जब देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होती हैं तो भारत के विभिन्न हिस्सों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगती है। उस वक्त हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही होती है और साथ ही साथ सारे प्रशासनिक कार्य संविधान सभा ही देख रही होती है। तो संविधान सभा के द्वारा एक भाषाई प्रांतीय आयोग यानी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग 1948 भी कहते हैं, इसका गठन किया जाता है। इसका गठन जून 1948 में किया जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। इसके अध्यक्ष जो थे वो इसके धर साहब थे। इसके धर साहब के नाम पर ही इसे धर आयोग यानी धर कमीशन भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, ना कि भाषा के आधार पर। जब इनकी रिपोर्ट आती है तो इनका भी विरोध होता है, क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों से भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी और इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था। इनकी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक दूसरी कमेटी बनाई जाती है, जेबीपी कमेटी। इसे हम सेकेंड लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी कहते हैं। इसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया और रिपोर्ट इन्होंने अप्रैल 1949 में पेश की। इसके जो सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। इन्हें तीनों के नाम के आधार पर इसे जे भी वल्लभ भाई पटेल और पी, इन्हीं तीनों के नाम के पहले अक्षरों को जोड़कर इसे जीबीपी कमेटी कहा जाता है। इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि जो है राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए। इसने भी भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं माना और प्रशासनिक सुविधा को महत्व दिया। यानी इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। अब होता क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है, जिसमें राज्यों का 4 भागों का विभाजन लाया जाता है, यानी स्टेट्स का 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन लाया जाता है। पार्ट ए में आपके रखे गए थे ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट्स थे, उसको पार्ट ए में रखा गया था। पार्ट बी में आपके देशी रियासतों को रखा गया था। पार्ट सी में चीफ कमिश्नरी एरियाज को रखा गया था और साथ ही साथ कुछ छोटी रियासतों को भी रखा गया था। पार्ट डी में अलग से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। देखिए, पार्ट ए जो है इसका संबंध संविधान के भाग 6 से था। पार्ट बी का संबंध था भाग 7 से। पार्ट सी का संबंध था भाग 8 से और पार्ट डी का संबंध था भाग 9 से। बाद में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है, जिसके द्वारा राज्यों का ये जो
4 स्तरीय वर्गीकरण है इसको समाप्त किया जाता है और पार्ट ए और पार्ट बी के अंतर को समाप्त करके इन्हें सिर्फ स्टेट्स कहा जाता है और जो पार्ट सी के स्टेट्स थे इनको यूटी बना दिया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी पार्ट सी के अंतर्गत रख दिया जाता है। अब भाग 6 जो है वो है हमारा राज्यों से संबंधित। भाग 6 में आपके क्या आ जाएंगे? राज्य। भाग 7 जो था जिसका संबंध पार्ट बी स्टेट्स के साथ था, इसको समाप्त कर दिया गया यानी रिपील कर दिया गया। भाग 8 का संबंध वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश से है, यूटीज से है। और भाग 9 को भी रिपील कर दिया जाता है जिसका संबंध पार्ट डी स्टेट्स के साथ था, लेकिन बाद में इसे जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया जाता है और भाग 9 में वर्तमान समय में पंचायतों को रखा गया है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त राज्यों का 4 स्तरीय वर्गीकरण लागू किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में आपके ब्रिटिश इंडिया के जो क्षेत्र थे उनको रखा गया। पार्ट बी में आपकी जो देसी रियासतें थी उनको रखा गया जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। और पार्ट सी में आपके जो चीफ कमिश्नरी एरियाज थे उनको रखा गया और साथ ही साथ कुछ छोटी रियासतों को भी पार्ट सी में रखा गया। पार्ट डी में इकलौता आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता था। पार्ट ए का संबंध था हमारे संविधान के भाग 6 के साथ। पार्ट बी का संबंध था संविधान के भाग 7 के साथ। पार्ट सी का संबंध था संविधान के भाग 8 के साथ और पार्ट डी का संबंध था संविधान के भाग 9 के साथ। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया जाता है तो ये जो 4 स्तरीय वर्गीकरण है इसे निरस्त कर दिया जाता है और सिर्फ राज्य और यूटी के कॉन्सेप्ट को लाया जाता है, राज्य और यूटी के कॉन्सेप्ट को। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर था इसे समाप्त करके इन्हें राज्य की श्रेणी में रख दिया जाता है जिसका संबंध आज भी भाग 6 से है और जो पार्ट बी के जो स्टेट्स थे इनको क्योंकि अब इसको समाप्त कर दिया गया तो जो भाग 7 था इसको रिपील कर दिया जाता है और जो पार्ट सी का जो संबंध भाग 8 के साथ था इसे यूटी में बदल दिया जाता है, इसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया जाता है और भाग 9 जो था इसे समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पुनर्जीवित किया जाता है और अब भाग 9 में पंचायतों को रखा गया है। अब आइए एक बार इसके मैप को देख लेते हैं। देखिए ये आपके 26 जनवरी 1950 के बाद का मैप है जिसमें आप देख रहे हैं जो ये रेड कलर के स्टेट्स हैं ये पार्ट ए के स्टेट्स हैं, येलो कलर वाले पार्ट बी के स्टेट्स हैं, ब्राउन कलर वाले पार्ट सी के स्टेट्स हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अकेले पार्ट डी में रखा गया था। इस मैप में आप इनके नाम को अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखिए अब होता क्या है, जैसे ही संविधान लागू होता है और 4 स्तरीय वर्गीकरण लाया जाता है फिर से भारत के विभिन्न हिस्सों में विरोध चालू हो जाता है और मद्रास क्षेत्र से तेलुगु भाषियों द्वारा अलग आंध्र रीजन की मांग की जाने लगती है। होता क्या है, आंध्र रीजन की मांग को लेके भूख हड़ताल शुरू की जाती है और भूख हड़ताल में उनके एक नेता थे पोटी श्रीरामल्लू जिनकी मृत्यु हो जाती है 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। इनकी मृत्यु जैसे होती है लोगों में भयंकर आक्रोश पैदा हो जाता है जिसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन करना पड़ता है सरकार को। और जैसे ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का गठन होता है भारत के विभिन्न हिस्सों से फिर से भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग उठने लगती है जिसके लिए फिर से एक आयोग बनाया जाता है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली साहब उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है फजल अली आयोग जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया और 22 सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली साहब थे। इसके जो अन्य सदस्य थे 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू यानी HN कुंजरू साहब और कौलम माधवन पडिक्कर यानी KM पनिकर साहब।
अब आइए देखते हैं इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक समानता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना जाए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। यानी इन्होंने ऐसा कहा कि यदि गुजरात में सिर्फ गुजराती बोलने वाले ही नहीं रह सकते, अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी रह सकते हैं। और राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को भी इन्होंने प्राथमिकता दी। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा को भी आधार माना। यानी सिर्फ इन्होंने भाषा को ही आधार नहीं माना, इन्होंने 4 मापदंड दिए। भाषा और सांस्कृतिक समानता, और जो है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा को भी आधार माना, और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला हो राज्यों का पुनर्गठन ऐसा होना चाहिए। फिर होता क्या है, फजल अली आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है, जिसमें राज्यों के 4 श्रेणी के विभाजन को समाप्त किया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। हालांकि जो ये फजल अली साहब थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की मांग की थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये हैं आपके वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास जो वर्तमान समय में तमिलनाडु है, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये आपकी यूटीज हैं: अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आपकी यूटी है जो बाद में राज्य में कन्वर्ट हो जाएगी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप, आइसलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जो बाद में राज्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टेट्स बन जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं हमने 14 राज्यों से 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक का सफर कैसे किया। देखिए, ये आपका बॉम्बे राज्य है, इसी से टूट के गुजरात बनेगा, और आंध्रा से टूट के आपका बनेगा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से टूट के बनेगा उत्तरांचल, आसाम से आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इतने स्टेट्स आपके आसाम से निकलेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। अब आइए देख लेते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। 1956 के बाद 1 मई 1960 को गुजरात भारत का 15वां राज्य बना। ये जो बॉम्बे राज्य था, इससे गुजराती भाषा वालों को अलग करके 1 मई 1960 को गुजरात का निर्माण किया गया और गुजरात देश का 15वां राज्य बना। साथ ही साथ जो मूल बॉम्बे था, मराठी भाषा के आधार पर उसका नाम बदलकर महाराष्ट्र कर दिया गया। अब आइए देख लेते हैं गोवा, दमन व दीव को 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा यूटी बनाया गया। बाद में 1987 में गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना। फिलहाल के लिए हमें इसे नहीं देखना है, इसे हम अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे। 15वां राज्य कौन बना आपका? गुजरात, 1 मई 1960 को। अब आ जाते हैं नागालैंड पर। नागालैंड बनता है आपका 16वां राज्य 13वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 दिसंबर 1963 को। अब आ जाते हैं हरियाणा पर। हरियाणा बनता है आपका 17वां राज्य 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर। इसे शाह आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग करके हरियाणा का निर्माण किया गया था और साथ ही साथ 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को यूटी बनाकर पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया था। 17वां राज्य आपका बन जाता है कौन? हरियाणा बन जाता है। अब उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है। हिमाचल प्रदेश आपकी एक यूटी थी, इसे 25 जनवरी 1971 को यूटी से बदलकर पूरे राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब आता है 21 जनवरी 1972। इस दिन आपके 3 राज्य बनते हैं। 19वां राज्य बनता है मणिपुर, 20वां राज्य बनता है त्रिपुरा और 21वां राज्य बनता है
मेघालय। मणिपुर और त्रिपुरा ये यूटी थे, इन्हें यूटी से हटाकर राज्य का दर्जा दिया जाता है 22वें संविधान संशोधन द्वारा। साथ ही साथ 21 जनवरी 1972 को असम राज्य से अरुणाचल और मिजोरम को अलग करके यूटी का दर्जा दिया जाता है। किसे? अरुणाचल और मिजोरम को क्या बनाया जाता है? यूटी बनाया जाता है और ये 3 राज्य बनाए जाते हैं। अब तक हमने देखा कि 21 राज्य हो चुके हैं। अब आपका 22वां राज्य जो बनता है वो बनता है सिक्किम। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन 1975, सॉरी यहाँ पे 72 नहीं 75 है, 1975 के द्वारा। देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 आया था, जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन बाद में 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम 22वां राज्य बना। उसके बाद आता है 20 फरवरी 1987, जो आपकी 2 यूटी बनी थी 1971 में, सॉरी 1972 में, 21 जनवरी 1972 में 2 यूटी बनी थी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 1987 को इन्हें राज्य का दर्जा दिया जाता है और 23वां राज्य बनता है मिजोरम और 24वां राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है 30 मई 1987, जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। दमन और दीव से अलग करके इसे पूर्ण राज्य बनाया जाता है। अब आता है आपका 26वां राज्य। 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके। 27वां राज्य बनता है आपका उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और 28वां राज्य बनता है आपका झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। और 29वां राज्य आपका बनता है तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अब टोटल कितने राज्य हो गए? 29 राज्य हो गए। अब एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं इनके क्रम को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 1956 के बाद 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था तो 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूटीज बनाए गए थे। 15वां राज्य बनता है गुजरात। 16वां राज्य बनता है नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। 17वां राज्य बनता है हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। साथ ही साथ चंडीगढ़ को यूटी बनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके। हिमाचल प्रदेश बनता है आपका 18वां राज्य 25 जनवरी 1971 को। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बनते हैं, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और 21वां मेघालय। 21 जनवरी 1972 को 2 यूटी भी बनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जिन्हें बाद में राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम बनता है आपका 22वां राज्य 16 मई 1975 के द्वारा। मिजोरम बनता है आपका 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश बनता है 24वां राज्य 20 फरवरी 1987 को। गोवा बनता है आपका 25वां राज्य 30 मई 1987 को। अब आ जाते हैं हम 2000 में। 1 नवंबर 2000 को बनता है 26वां राज्य छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को बनता है 27वां राज्य उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 को बनता है झारखंड बिहार से अलग होकर। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनता है भारत का 29वां राज्य। अब आइए हम यूटीज को देख लेते हैं। देखिए जिस वक्त राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ उस वक्त 6 यूटीज बनाए गए थे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जिसे हमने 25 जनवरी 1971 को 18वां राज्य बना दिया तो ये यूटी से हट जाता है। मणिपुर और त्रिपुरा क्रमशः 19वां और 20वां राज्य बनते हैं 21 जनवरी 1972 को, तो ये दोनों भी यूटी से हट जाते हैं। और लक्षद्वीप, तो अब बचते हैं पहला अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली और तीसरा लक्षद्वीप। अब आपका आता है चौथा दादर एंड नगर हवेली। इसे 11 अगस्त 1961 को 10वें संविधान संशोधन द्वारा यूटी का दर्जा दिया जाता है और ये कौन सी यूटी बनती है? चौथी यूटी बन जाती है। अब देख लेते हैं गोवा, दमन व दीव को। ऑपरेशन विजय के द्वारा 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से भारत सरकार द्वारा
लिया जाता है और 1962 में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें यूटी बना दिया जाता है। बाद में गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और 25वां राज्य बन जाता है। तो बचते हैं आपके दमन व द्वीप। उसके बाद आता है 16 अगस्त 1962 को 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी को यूटी का दर्जा दिया जाता है। हालांकि इसे हमने फ्रांसीसियों से 1954 में ही ले लिया था, लेकिन 1954 से 1962 तक इसका राजकाज जो था वो एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह चल रहा था, यानी अर्जित क्षेत्र की तरह चल रहा था। उसके बाद आता है 1 नवंबर 1966, जब हमने चंडीगढ़ को यूटी बनाया था और हरियाणा को पूर्ण राज्य। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। उसके बाद आपका लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली। अब गोवा को इसमें से हटा देते हैं, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी और चंडीगढ़। अब आ जाते हैं 2019 में। 2019 में क्या होता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 थे। 7 से इनकी संख्या जब ये 2 हो जाते हैं कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। जम्मू और कश्मीर 2 यूटी बन जाते हैं। अब 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, यानी इनकी संख्या फिर से घटकर कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।